चलिए भाई, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? अच्छा, ये बता दिया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें हो गई थी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लिवो रोटेटरी होता है, अल्फानेट। ठीक है, लिखिए। इफ ए मोलिक्यूल रोटेट्स द प्लेन ऑफ पीपीएल, if a molecule rotates the plane of PPL, if a molecule rotates the plane of PPL, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा नेट नॉन जीरो। if a molecule rotates the plane of PPL, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा नेट नॉन जीरो, then it will be optically active, then it will be optically active। अगर अल्फा नेट नॉन जीरो आता है तो वो रहेगा मोलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। इफ ए मोलिक्यूल रोटेट्स द प्लेन ऑफ पीपीएल, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट, इफ अल्फा नेट इज इक्वल टू जीरो, if alpha net is equal to 0, then molecule is known as optically inactive। if alpha net is equal to 0, then molecule is known as optically inactive। तो उस केस में molecule को क्या बोला जाएगा? optically inactive बोला जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसमें छोटी छोटी बातें हैं, उनको सुलटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक हमारे सामने होता है एंगल ऑफ रोटेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ रोटेशन। कि अगर पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा तो कितने डिग्री से रोटेट करेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन। इसको हम अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा से। तो लिखिए इसके अंदर, अमाउंट थ्रू विच प्लेन ऑफ पीपीएल, amount through which plane of PPL being rotated, कि प्लेन जो है पीपीएल का वो कितने डिग्री से आपने रोटेट करवा दिया है। नेक्स्ट, इट इज मेजर्ड इन डिग्री। जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है उसको किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। चलिए, नेक्स्ट रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स, इनको जल्दी से अपन कवर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। जो आपका पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सेटअप है उसमें लेफ्ट से राइट जाना है। जो जो आपको दिखाई दे मोस्ट ऑफ द पर वो क्या करता है? डिपेंड करता है। सबसे पहले आपने देखो क्या लिया होगा, सबसे पहले आपने लाइट सोर्स लिया होगा। तो लाइट सोर्स जो लिया है वो कितनी वेवलेंथ का लाइट सोर्स लिया है, यानी कि किस वेवलेंथ की लाइट आपको मिल रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो लिखिए सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग आपने किस वेवलेंथ की लाइट का इस्तेमाल किया है उस पर भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड सबसे पहले इस पर डिपेंड करेगी। फिर वो लाइट आपने कहां से पास की? निकोल प्रिज्म के थ्रू, और उसको पोलराइज कर लिया। फिर वो लाइट किस में एंट्री लेती है? वो एंट्री लेती है पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर। तो पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ क्या है इस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट लिखिए, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, जो पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। अब इस पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर जो आपने सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, जिस मॉलिक्यूल के बारे में आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, उसकी कंसंट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट लिखिए, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। सो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने रहता है टेम्परेचर। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने रहता है टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कई बार आ जाते हैं कि बताइए किन किन पर एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे सामने है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन।
नेक्स्ट रहता है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, इसको हम लिखते हैं ऐसे, अल्फा इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, वहां पर लगा देते हैं लैम्डा, यहां पर लगा देते हैं टी। देखिए एंगल ऑफ रोटेशन जिन जिन पर डिपेंड करता है ना, उन सबको यूनिटरी कर दिया जाता है। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ना तो पोलरीमीटर की ट्यूब पर डिपेंड करेगा, ना कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ना वेवलेंथ पर, ना टेम्परेचर पर। क्यों? हम सबको फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? फिक्स। फॉर गिवन कंपाउंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। लेकिन हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, दैट्स ऑल। क्लियर? यानी कि जिन जिन पर डिपेंड करता है उन सबको क्या कर देंगे? यूनिटरी कर देंगे, फिक्स कर दें उनको, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल नेचर पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है किसी का भी, तो जो आपके पास अल्फा क्या हुआ है? ऑब्जर्व, जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आया है, अब उसको डिवाइड कर देना है पोलरीमीटर की जो ट्यूब है उसकी लेंथ से, और लेंथ किसके अंदर लेनी है? डेसीमीटर के अंदर। फिर उसकी कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देना है, और कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो कंसंट्रेशन होना चाहिए ग्राम पर एमएल के अंदर। किसके अंदर होना चाहिए? ग्राम पर एमएल के अंदर। और जो लेंथ होनी चाहिए वो किसके अंदर होनी चाहिए? डेसीमीटर के अंदर। ये हमारे सामने होगा। हालांकि यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को कैलकुलेट करने के, लेकिन नीट में आज तक यहां से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। एम्स ने भी कभी भी यहां से कोई बात नहीं की है। तो बस हमें यह पता होना चाहिए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स होता है किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए। जैसे अगर अपन बात करें प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, आजकल आप बायोमोलिक्यूल को थोड़ा पढ़ भी रहे होंगे। प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज पेपर में तो आ रहा है, तुम पढ़ो ना पढ़ो उसके अलग बात। ये किसने बोला एक क्वेश्चन आएगा? पिछली बार तो क्वेश्चन टोटल 17 था, इस बार आएगा ही पूरा ऑर्गेनिक, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी क्या मिलेंगे? ज्यादा। अल्फा डी ग्लूकोज में अगर अपन बात करें तो ये रहता है लगभग 111 डिग्री के आसपास। ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज का अगर अपन बात करना चाहें, बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो मिलता है 19.2 के आसपास। यानी कि ये जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं इसमें डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन क्या है, पोलरीमीटर की ट्यूब की लेंथ क्या है, ये फिक्स होता है फॉर गिवन कंपाउंड। और ये अपने काम भी आएगा जब हम पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन। क्या पढ़ेंगे? म्यूटा रोटेशन। तो अभी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको मेंशन कर दिया है, और ये अपने को याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। कोई कुछ भी बोले हमें याद करना है, क्योंकि आपको ऐसे बोला जाएगा व्हेन प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हैविंग स्पेसिफिक रोटेशन 111 degrees is dissolved in water, what will be the specific rotation of the resultant solution? अब बच्चे को लगेगा क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल नहीं है, ये म्यूटा रोटेशन है। क्या है? म्यूटा रोटेशन। बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तब ये सारी बातें करूंगा। सुलटा दिया है। चलिए, तो ये कुछ बातें हमने कर ली है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं। आप जानते हैं हर किसी के लिए एक्सपेरिमेंट करवाना इतना आसान नहीं है, तो हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल मेथड्स भी आए जिनके बेसिस पर हम बात कर सकते हैं। पर्टिकुलरली वान टू फैन इट्स कलिक का इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क था। उन्होंने पता लगाया कि जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनमें खास प्रॉपर्टी देखी गई। ध्यान से सुनना। उन्होंने नंबर ऑफ क्या करवाए? एक्सपेरिमेंट्स करवाए, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करवाने के बाद जो जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव आए उनमें खास बात पाई गई। और खास बात क्या पाई गई? कि वो कंपाउंड और उनकी मिरर इमेज आपस में क्या पाए गए? नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर कोई कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इंपोजेबल हैं तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। क्या होगा? कायरल। देखिए, आप जानते हैं ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है कायर, जहां से आपका निकल कर आया वर्ड कायरल। कायर का मतलब होता है हाथ, और हाथ की एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों हाथ की जो एक होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज राइट हैंड, और राइट हैंड की मिरर इमेज लेफ्ट हैंड, और वो कभी भी आपस में एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं करते हैं। तो ये कायरल मॉलिक्यूल्स की, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की एक कहानी है कि जो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज अपन कैसे हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल है। कैसे हैं? नॉन आइडेंटिकल है। तो वो क्या कहलाएंगे? कायरल कहलाएंगे। और ऐसे ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए, इस बात को ध्यान से समझेंगे। मेरे पास ये एक डस्टर है, गौर से देखिए,
क्लियर? ये हमारे सामने डस्टर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक मिरर इमेजिन कर लेना है। जैसे ही आप इसके सामने मिरर इमेजिन करेंगे तो ये इसकी क्या बनकर आ गई, मिरर इमेज। क्लियर? तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। मेरी बात ध्यान से सुनना, मिरर इमेज हर एक ऑब्जेक्ट की होती है। आप मिरर के सामने जाके खड़े होगे तो मिरर ये थोड़ी बोलेगा कि तेरी गंदी शक्ल इमेज नहीं बनाऊंगा। तो इमेज तो हर ऑब्जेक्ट की होती है, लेकिन वो इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। अगर मैं इसको उठाकर देखो, सुपर इंपोज करने का तरीका होता है, जैसे ये है वैसे ही होनी चाहिए। जैसे दोनों ग्रीन पार्ट किधर हैं, आपके साइड। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे और ऐसे सुपर इंपोज करेंगे, नहीं, ये सुपर इंपोज करने का तरीका नहीं होता है। दोनों ग्रीन पार्ट कहां पर है, आपके साइड। इसको उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रख देता हूं तो आपको सामने से केवल और केवल कितना डस्टर दिखाई देगा, एक। इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इंपोज हो गए हैं। इसे बोलते हैं क्या होना, सुपर इंपोज होना। सामने से केवल एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो मिरर इमेज है, ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज, ये सुपर इंपोजेबल है। अगर ये सुपर इंपोजेबल है, इट मींस दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल, दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, ये मॉलिक्यूल अकायरल है। अकायरल मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होती है। अब ध्यान से सुनना, ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड। क्लियर? अब यहां पर आपको क्या इमेजिन करना है, मिरर। जैसे ही आप मिरर इमेजिन करेंगे, ये उसकी मिरर इमेज बनकर आ गई। क्लियर? अब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, ये देखो, क्या ये सुपर इंपोज करेंगे, नहीं। आपको पिछले वाला पार्ट साफ दिखाई देगा। या इसके ऊपर उठाकर इसके ऊपर रख दो, ये क्या दिखाई देंगे आपको, नॉन सुपर इंपोजेबल। अब बहुत सारे लोग करते हैं ये, और देखो ये हो गया। ये क्या मतलब है, अगर आपको सुपर इंपोज करना है तो अगर आप, ये हथेली आपकी साइड है तो इसकी भी हथेली कहां पर होनी चाहिए, आपके साइड। दोनों सेम होने चाहिए। ये तो आपने इसको, ये तो इसकी इमेज ही बना दी है। क्या बना दी है, इमेज। क्लियर? तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये उसकी क्या है, मिरर इमेज। अगर आप उसके ऊपर उठाकर सुपर इंपोज करेंगे तो ये सुपर इंपोज नहीं होते। और यहीं से वर्ड निकल कर आता है कायरल। कायरल का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट, और जब उसकी मिरर इमेज कैसे होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल, तो मॉलिक्यूल कहलाएगा कायरल। कायरल भी बोल सकते हो, नॉन सुपर इंपोजेबल बोल सकते हो। एक वर्ड और आता है नॉन आइडेंटिकल। अगर ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे तो उसी के लिए हम एक इस्तेमाल में लेते हैं वर्ड नॉन आइडेंटिकल। यानी कि मिरर इमेज जरूर है लेकिन आपस में आइडेंटिकल नहीं है। सर कैसे पता लगाओगे, आप बिल्कुल जानते हैं। देखिए, जो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर जब भी आपने सर्दियों में ग्लव्स पहने होंगे, लेफ्ट हैंड के अंदर लेफ्ट हैंड का ग्लव्स फिट होता है, कभी राइट हैंड का फिट नहीं होता। हालांकि ग्लव्स भी एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। राइट वाले की मिरर इमेज लेफ्ट वाला होता है। दिखने में एक जैसे हैं, स्टीरियो का मतलब यही होता है नजरों का धोखा। दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन कभी भी राइट वाला ग्लव्स लेफ्ट में नहीं पहना जा सकता, और लेफ्ट वाला ग्लव्स कभी भी राइट में नहीं पहना जा सकता। अपने पैरों की तरफ देखिए, एक पैर दूसरे पैर की मिरर इमेज है। गौर से देखिए, एक पैर दूसरे पैर की मिरर इमेज है। एक चप्पल दूसरे चप्पल की मिरर इमेज अगर आपने पहने हुए हैं तो। एक जूता दूसरे जूते की क्या है, मिरर इमेज। चप्पल चप्पल की मिरर इमेज है, जूता जूते की मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, यानी कि नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज है। जो लेफ्ट पैर का चप्पल है वो लेफ्ट में आएगा, राइट में नहीं आएगा। क्लियर? देखने में बिल्कुल कैसा है, एक जैसा। दिखने में एक जैसा है लेकिन वो एक जैसे है नहीं, यानी कि वो आइडेंटिकल नहीं है। वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। वो दो क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। लेफ्ट पैर के चप्पल को लेफ्ट में पहना जाता है, राइट पैर के चप्पल को राइट में पहना जाता है। और अगर आप उन दोनों को एक साथ रखोगे तो आपको एकदम समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर क्या है, मिरर इमेज एक दूसरे की। जूते भी ऐसा ही है, एक जूता दूसरे जूते की मिरर इमेज है। और आप लाख कोशिश कर लेना, कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे। चप्पल के ऊपर चप्पल रखना, कभी सुपर इंपोज नहीं होंगे। इट मींस ये कायरल ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है, कायरल। तो सर कोई ऐसी भी मिरर इमेज है जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो और आइडेंटिकल भी हो, यानी कि उनमें कोई फर्क ना हो? यस, सॉक्स जो आप पहनते हैं, जो आप सॉक्स पहनते हैं, एक पैर की जो जुराब होती है और दूसरे पैर की जुराब की क्या होती है, मिरर इमेज। आप उनको रखना, एक दूसरे की क्या दिखाई देंगी, मिरर इमेज। और ये आइडेंटिकल मिरर इमेज है। आइडेंटिकल का मतलब ये तो अलग ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये सेम ही ऑब्जेक्ट है। आप कभी भी जुराब पहनने से पहले ये नहीं सोचते ये लेफ्ट पैर की है या राइट पैर की है। जो आपके हाथ में पहले आ गई और जो पैर पहले आगे आ गया उसे भी पहन लेते हो।
इट मीन्स ये एक दूसरे की मिरर इमेज जरूर हैं, लेकिन ये कैसे मिरर इमेज हैं? आइडेंटिकल, सुपर इंपोजेबल। सुपर इंपोजेबल से बेटर वर्ड क्या है? आइडेंटिकल मिरर इमेज है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम अकायरल बोलते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट कभी भी कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पाए जाते। तो अब हमारे पास कुछ वर्ड्स आएंगे। देखिए स्टीरियो क्या होता है? शब्दों का ब्रह्मजाल है। एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 लैंग्वेज में पूछता है, और बच्चे को लगता है कि हर बार नया क्वेश्चन पूछ लिया गया। नहीं, क्वेश्चन एक ही होगा, पूछने का अंदाज क्या रहेगा? अलग अलग। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने अब आने वाला है कायरल मॉलिक्यूल। क्या आने वाला है? कायरल मॉलिक्यूल। किसे बोलते हैं हम कायरल मॉलिक्यूल? बताइए, दुनिया के सारे कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या? क्या दुनिया के सारे कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या? नो सर। ओ माय गॉड, कहां से पढ़ के आए हो अबे? किसने पढ़ाया स्टीरियो तुम्हें? मैंने तो शुरू भी नहीं किया है। दुनिया का कोई एक ऑब्जेक्ट दिखा दो जो कायरल हो और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो। इसके पीछे पड़े रहते हैं, फ्लिपिंग के पीछे। वाहियात क्वेश्चन। दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। लाइव बोल रहा हूं। भाई नॉलेज कम है तो कुछ भी बोलोगे क्या? अकायरल ऑब्जेक्ट है ये। फ्लिप करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है इसमें, और किसी भी मॉलिक्यूल की एक भी कंफर्मेशन में पीओएस आ गया, वो कायरल नहीं हो सकता। ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। कोई बुक नहीं लिखती इसको कायरल। घर से बनाए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कायरल, मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, नो एक्सेप्शन। का एक्सेप्शन? कायरल ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एवरी कायरल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, देयर इज नो एक्सेप्शन। सुलटा देखो फाइल की तरह मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन आ गया ना, फैला देगा तुम्हें। चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। क्यों चैलेंज कहां से करोगे? खुद की नॉलेज कम है। जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो सही है। There is no exception. Chirality is the necessary and sufficient condition. मॉलिक्यूल का कायरल होना नेसेसरी है और यही सफिशिएंट है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहता है। तो दुनिया में कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कायरल भी हो और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। ये मॉलिक्यूल कायरल ही नहीं है। फ्लिपिंग पढ़ते हैं, फ्लिपिंग फ्लिपिंग चिल्लाते रहते हैं। अबे जब ये फ्लिपिंग करेगा ना तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा तेरे को? प्लेनर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? प्लेनर। ऐसा दिखाई देगा ये मॉलिक्यूल जब ये फ्लिपिंग करेगा। और प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस आता है, थोड़ी देर में बताऊंगा। कुछ भी फेंकते रहते हो। आधी ज्यादा बुक इसको कायरलिटी सेंटर नहीं मानती है नाइट्रोजन पर। चलिए, तो यानी कि अगर अपन बात करना चाहें कायरल मॉलिक्यूल की, किसकी बात करना चाहें? कायरल मॉलिक्यूल की, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बहुत ही उल्टी पुल्टी चीजें पढ़ के तुम यहां तक पहुंचे हो, ठीक है? ईमानदारी से सुनते रहना ना, पेपर में सुलझ जाओगे और फिर बोलोगे कि सर चेंज कर दो, चेंज कर दो। चेंज कुछ नहीं होगा। किसी के नोट्स दिखाकर आंसर चेंज नहीं होंगे। यहां पर कोई बुक लेकर आओगे तो भले ही चेंज कर दूंगा। लिखिए, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, then it will be chiral. Then it will be chiral. तो वो हमारे सामने क्या रहेगा? कायरल रहेगा। क्या फिर? इफ ए मॉलिक्यूल हैज नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज, इफ ए मॉलिक्यूल हैज नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज, इफ ए मॉलिक्यूल हैज नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज, देन इट विल बी कायरल। देन इट विल बी कायरल। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज नॉन आइडेंटिकल है तो वो क्या रहेगा? कायरल रहेगा। नॉन सुपर इंपोजेबल बोल दो, नॉन आइडेंटिकल बोल दो, एक ही बात है। क्लियर? चलिए देखिए, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टीरियो किसका है? शब्दों का ब्रह्मजाल। मान लीजिए ये मेरा कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड। क्लियर? लेफ्ट हैंड के सामने अगर अपन बात करना चाहें तो हमने बना दिया है मिरर। क्या बना दिया है? मिरर। तो लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज कौन सा बनकर आता है? राइट हैंड। तो हमें बस कुछ चीजें यहां से समझनी है। हालांकि अब आप अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं, चित्रकला की जो कलाकारी है। अब तो आप दिखाएंगे हाथ की जगह पंजा बना देंगे, और सारी कहावतें भी आप फेल कर देंगे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम बनाएंगे सर 5 उंगलियां बराबर। देखो ये हमारे सामने कौन सा है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज कौन सी बनती है? राइट हैंड। देखिए ये बात ऋतिक रोशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो
हर चीजें हर कहीं पर वैलिड नहीं होती हैं, एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, नेचर ही एक्सेप्शन देके भेज रहा है। बताइए, चलिए लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज क्या है, राइट हैंड। अब इसमें मुद्दे की बात क्या है, सबसे पहले ये कैसे हैं एक दूसरे पर, नॉन सुपर इंपोजेबल। ये रखता है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। आगे बात समझ में, चलिए ये रहेगा। और इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, नॉन सुपर इंपोजेबल को क्या बोल देते हैं, नॉन आइडेंटिकल। नॉन सुपर इंपोजेबल बोल दीजिए, नॉन आइडेंटिकल बोल दीजिए, एक ही बात है। नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज ये हमारे सामने रहेगा, नॉन सुपर इंपोजेबल या नॉन आइडेंटिकल एक ही बात है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। ऐसे को क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल हम बोलेंगे। हालांकि थोड़ी देर बाद हमें मिरर इमेज बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपन बात करना चाहें कोई मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल। कायरल मॉलिक्यूल अगर कोई है तो जाहिर सी बात है वो क्या मिलेगा आपको, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कायरल है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब वो क्या रहा होगा, कायरल। दोनों के अंदर ये स्टेटमेंट वैलिड है, ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं मतलब वो कायरल ही रहे होंगे। इन स्टेटमेंट्स में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आपको कंट्रोवर्सी लगती है देन दैट इज नॉट कंट्रोवर्सी, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। कुछ भी बनाया जा रहा है सब्जेक्ट के साथ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात यह है कि नीट हाई लेवल पर क्वेश्चन पूछता नहीं, वरना तो तुम्हारी लिखी हुई चीजों के आंसर उल्टे आएंगे। अच्छी बात यह है कि नीट नहीं जाता, क्योंकि नीट ने इतने हाई लेवल पर क्वेश्चंस पूछे नहीं है। वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव। कायरलिटी सेंटर अगर पूछ लेना तो लोगों को फैला दे कायरलिटी सेंटर के अंदर। आधी आधी बातें ऐसे अपनी हवा में चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, एक हटाया दूसरा लगाया, ये लगाया वो लगाया, कुछ भी चल रहा है। मतलब सब्जेक्ट कहीं दूसरी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मजे के चक्कर में हम कहीं और दूसरी डायरेक्शन में चले गए। सुलटा दिया है क्या? तो कायरल मॉलिक्यूल का मतलब अपने दिमाग में क्लियर हो चुका है। अब बताओ अकायरल कौन होते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? लंबी चौड़ी डेफिनेशन देने की आदत पड़ चुकी है, जो कायरल नहीं होते वो अकायरल होते हैं। भारी भारी डेफिनेशन देकर खोपड़ा खराब हो गया है तुम्हारा। लेकिन नेक्स्ट अकायरल, अकायरल मॉलिक्यूल्स लड़ने तो बढ़िया है, कंपटीशन कम होगा। कायरल molecules which have non-superimposable mirror image. सुलटा दिया है क्या? अबे राक्षस, मैंने क्या लिखा है, तूने क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया तूने। मैंने ऐसे लिखा है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, उसने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया है कि इंटरकन्वर्टेबल है, कुछ भी चल रहा है। देखिए अकायरल मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट कायरल, मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट कायरल, जो कायरल नहीं है वही क्या होते हैं, अकायरल। अकायरल के केस में मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल मिलेगी कि नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल। आइडेंटिकल मिरर इमेज मिलेगी कि नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। अकायरल के केस में क्या मिलेगी, आइडेंटिकल। लाइक सॉक्स का एग्जांपल जो हमने लिया था। लेकिन आप इसकी मिरर इमेज बना बना कर देखेंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप नहीं देख सकते, आप इवन सुपर इंपोज भी नहीं करवा सकते। आपके सामने जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल होंगे, कोई जूते चप्पल नहीं होंगे वहां निकाल के ऐसे रख के देख रहे हो। तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल है। और सबसे फेमस हमारे सामने होते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स। कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से क्या समझिए कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है इतना समझिए, नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज क्या होती है इतनी समझिए, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होती है इतना समझिए। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल पता करना है कि वो कायरल है या नहीं है तो प्लीज उसकी मिरर इमेज मत बनाना, क्योंकि आप बना भी नहीं पाओगे। मैं खुद नहीं बना पाता हूं, सीधी बात। बहुत सारे बच्चे बाहर आके पूछेंगे सर वो मैं सोच नहीं पाता सुपर इंपोज होगा कि नहीं होता, मैं खुद नहीं सोच पाता। तू कैसे सोच पाएगा भाई?
तो सर आप कैसे आंसर देते हो? अभी आ जाएगा, सिमेट्री एलिमेंट की मदद से आंसर देता हूं। किसकी मदद से देता हूं? सिमेट्री एलिमेंट की मदद से देता हूं, क्योंकि मॉलिक्यूल 3D में होता है, हमने मॉलिक्यूल को देखा ही नहीं है। तो आप क्या मास्टर भी नहीं बता पाएगा, बस उसके पास टेक्निक दूसरी होती है, वो उसका इस्तेमाल कर लेता है, आपको पता नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले रहता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे सामने आएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से। इन शॉर्ट इसको किससे लिखा जाता है? पीओएस, पॉस कोस आप बहुत करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को अगर अपन बात करना चाहें तो किससे लिखा जाता है? सीआई। क्लियर? या इसको इन शॉर्ट सीओएस भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सीओएस। तीसरा हमारे सामने आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये फर्जी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको एओएस के नाम से भी जानते हैं। और नंबर 4 पर आता है, और द मोस्ट इंपोर्टेंट इन सब का पापा होता है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये लीजिए, हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में पीओएस और सीओएस नहीं है, तो क्या आप बोलेंगे मॉलिक्यूल कायरल होगा? अगर पीओएस भी नहीं है और सीओएस भी नहीं है, तो क्या वो मॉलिक्यूल कायरल होगा? क्या देखना पड़ेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, अगर आप ये बोलते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, तो हम गारंटी नहीं लेते वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, हम गारंटी नहीं लेते। अगर किसी मॉलिक्यूल में सीओएस नहीं है, तो भी हम गारंटी नहीं लेते मॉलिक्यूल कायरल होगा। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है तो भी मॉलिक्यूल कायरल हो जाता है, नहीं होता है तो भी कायरल हो जाता है। यानी कि इसके होने और ना होने से कभी फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, किस सिमेट्री एलिमेंट के होते हुए भी मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसकी तो हमें बात करनी नहीं है। क्या ये इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है मॉलिक्यूल कायरल होगा कि नहीं होगा? नहीं कर सकता। ये होगा प्रेजेंट तो जब जरूर मॉलिक्यूल कायरल मिलेगा, लेकिन इसके एब्सेंस होने से मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। ये होने से मॉलिक्यूल कायरल जरूर हो जाएगा, लेकिन ना होने से हम ये नहीं कहेंगे मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। क्लियर? एक मात्र है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, देन इट विल बी कायरल। आपको पीओएस और सीओएस चेक करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते हैं तो। लेकिन अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके लेवल पर समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनडायरेक्टली सीओएस और पीओएस दोनों को इंक्लूड कर जाता है। इनडायरेक्टली अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको ये सारी बातें बता पाता, लेकिन अभी हमें क्या बोलना है? अगर मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए पीओएस नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर सीओएस नहीं है, और मॉलिक्यूल के अंदर क्या नहीं है? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस नहीं है, देन दैट मॉलिक्यूल विल बी कायरल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? कायरल। ऐसा ही मॉलिक्यूल हमारे सामने क्या रहेगा? कायरल। यू गॉट द पॉइंट? यस। लेकिन हम कभी भी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चेक नहीं करेंगे। हमारे लेवल पर जो क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से सुनना, हमारे लेवल पर जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर उसमें पीओएस और सीओएस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसमें एओएस भी नहीं होगा। हम मानकर चलेंगे, हम अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पढ़ने वाले नहीं है। यानी कि हम किसको चेक करेंगे? पीओएस और सीओएस को। अगर मॉलिक्यूल में ना पीओएस है ना सीओएस है, तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। लेकिन यह बोलना कि पीओएस और सीओएस नहीं है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा, यह महाबेवकूफी है, महामूर्खता है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं कि मॉलिक्यूल डजंट हैव पीओएस एंड सीओएस विल बी कायरल। क्या फर्जीवाड़ा है भाई ये? ऐसा नहीं है। मेन तो मुद्दे की बात तो कौन करता है? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और वो तो लोग पढ़ते ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे लेवल पर आने वाले क्वेश्चन में अगर पीओएस और सीओएस नहीं है तो हम बिल्कुल मान लेंगे उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। यानी कि मॉलिक्यूल का कायरल होना ही उसकी सर्टिफिकेट है, वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? छापिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे इन सिमेट्री एलिमेंट्स को वन बाय वन। छाप दिया क्या? डेंजर जोन में एक लाइन लिख दीजिए, कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ऊपर जो अपने पास जगह है लाल पेन से लिख दीजिए, खतरनाक लाइन है, सीधी भी आ जाती है।
सीधी भी आ जाती है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। Chirality is the necessary and sufficient condition for a compound to be optically active. Chirality is the necessary and sufficient condition for a compound to be optically active. That's all. Chirality का मतलब होता है being chiral. अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो ये उसके लिए नेसेसरी भी है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए और सफिशिएंट भी है। दैट्स ऑल। कायरलिटी का मतलब कायरलिटी सेंटर नहीं है, कायरलिटी का मतलब होता है बीइंग कायरल। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कायरल होंगे विदाउट कायरलिटी सेंटर के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आएंगे। बस मॉलिक्यूल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं। सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट हम देखते हैं एंड दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। वन बाय वन सारी बातें हम करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैं आपको फिर से बता दूं, माइनर मेजर में भले ही क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, नीट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। नीट केवल ये पूछता है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, कौन डायस्टेरियोमर है, कौन एनेंशियोमर है, कौन मिजो है, कौन रेसिमिक मिक्सचर है, लाइक दैट क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर? और नीट में आने वाले क्वेश्चन सिंगल कायरलिटी सेंटर से सॉल्व हो जाते हैं। किससे सॉल्व हो जाते हैं? सिंगल कायरलिटी सेंटर से। तो लिखिए इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। अंडरलाइन द वर्ड इमेजिनरी, क्योंकि तुम बोलोगे कि मेरे को प्लेन दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं देगा, इमेजिन करना पड़ेगा। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the given molecule in two equal half. It is an imaginary plane which bisect the given molecule in two equal half. जो दिए गए मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगा? कट कर देगा। Which bisect the given molecule in two equal half, comma. Both halves should be mirror image of each other. Both halves should be mirror image of each other. Both halves should be mirror image of each other. दोनों जो पार्ट है मॉलिक्यूल के वो एक दूसरे की क्या होने चाहिए? मिरर इमेज। यानी कि ये मॉलिक्यूल के अंदर उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखा देगा। क्या दिखा देगा? रिफ्लेक्शन। मॉलिक्यूल के अंदर हम ऐसा इमेजिनरी प्लेन सेट करेंगे कि आधे मॉलिक्यूल को बचा हुआ हिस्सा उसका क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगा। क्लियर? मतलब बाइसेक्ट कर देगा मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में, कोई डिफरेंस आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। ध्यान से सुनते रहना। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं। मान लीजिए हमारे सामने कोई क्या है? स्फेयर है। आप जानते हैं इसके अंदर क्या मिलने वाला है? सेंटर। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? यस, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एन नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी काउंट नहीं करने। हमें कितना ढूंढना है? ए। अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अकायरल। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो कायरल होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो कायरल होगा। दोनों में से कोई भी आ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अकायरल। दैट्स ऑल। क्लियर? तो अगर अपन इसमें बात करना चाहें तो क्या कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन हम सेट कर सकते हैं? यस। देखिए अगर अपन बात करना चाहें तो ये इमेजिनरी प्लेन इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं जिससे हमें इसके दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। अगर इसके अंदर से ये प्लेन हम पास कर दे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन गया है। कैसे गया है? ये हॉरिजॉन्टल। तो इस स्फेयर को दो हिस्सों में कट कर देगा। एक हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ आएगा, एक हेमिस्फेयर नीचे की तरफ आएगा। यानी कि इसके दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, कुछ इस प्रकार से। इसके दो बराबर हिस्से हमारे सामने हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये आधा हिस्सा ऊपर की साइड दिखाई देगा, आधा हिस्सा नीचे की साइड दिखाई देगा। एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग आप लोगों के लिए लाके दिखाऊं तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहां पर आपको इसमें दो हिस्से इस प्रकार से दिखाई देंगे और दोनों हिस्से एक दूसरे की क्या रहेंगे? मिरर इमेज। यानी कि हमने इसको इक्वली दो हिस्सों में क्या कर दिया है? कट कर दिया है। ये देखिए, ये अगर हम इनको बाहर सेपरेट लाके दिखाएं तो जब इसके थ्रू प्लेन जाएगा तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे बराबर और एक दूसरे की ये क्या बने हुए हैं? मिरर इमेज। एक दूसरे की क्या बने हुए हैं? मिरर इमेज। मतलब हमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा कोई प्लेन इमेजिन करना है जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे? बाइसेक्ट। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि एक हिस्से के ऊपर दूसरा हिस्सा रखा है, बीच में मिरर है।
मिरर के ऊपर एक रख दोगे तो दूसरा क्या बन जाएगा, उसकी मिरर इमेज। ऐसा कोई प्लेन आपको ढूंढना है, एंड दिस विल बी एन इमेजिनरी प्लेन। हमें इमेजिन ही करना पड़ेगा, हमें विजुअलाइज ही करना पड़ेगा, कोई हमें बताने वाला नहीं है। क्लियर? ध्यान से सुनते जाना, बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी। मैं पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेकर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद कुछ डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट भी लेंगे और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे सामने क्यूब है, हमें एटलीस्ट एक प्लेन ढूंढना है। ऐसा एटलीस्ट कितना ढूंढना है? एक। बताइए क्या क्यूब में ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है? क्या इस क्यूब के अंदर ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है जो इसके दो बराबर हिस्से कर दे, यानी कि बीच में रखे और मॉलिक्यूल को उसकी मिरर इमेज दिखा दे? है। देखिए ऐसे दो हमारे सामने। अगर अपन एक प्लेन यहां से इस पर से गिरा देते हैं, ये वाला, यानी कि इसके ऊपर यहां से ऊपर से यूं आए, यूं। क्लियर? ये वाले प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले प्लेन की। ये जो प्लेन यहां पर हमारे सामने रहेगा, चीजें किसमें है? 3D के अंदर है। ये वाला जो प्लेन में बात कर रहा हूं, ये वाले प्लेन की बातें हो रही। ये जो प्लेन हमारे सामने है, ये मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट करेगा। अब देखना आपको इमेज दिखाई देगी। कैसे? इस वाले कॉर्नर की मिरर इमेज कहां दिखेगी? ये दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? इस वाले कॉर्नर की मिरर इमेज किसको दिखाएगा? इसको। इस वाले कॉर्नर की मिरर इमेज कहां दिखाएगा? यहां। इस वाले कॉर्नर की मिरर इमेज कहां दिखाएगा? यहां। तो बताइए हमने मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या सेट कर दिया है? एक मिरर। यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे सामने रहने वाला है। अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी था, तो इस मॉलिक्यूल को बोला जाएगा अकायरल। इस मॉलिक्यूल को भी क्या बोला जाएगा? अकायरल। और आप जानते हैं क्यूब के ऊपर उठाकर क्यूब रखते हो, सुपरइंपोज हो जाता है पूरा का पूरा। क्लियर? नेक्स्ट मान लीजिए क्या सर इसके अंदर और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। हमसे कभी नहीं पूछेगा कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हमें तो बस ढूंढना है क्या उसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। दैट्स ऑल। इसके अलावा भी कोशिश कीजिए, इसके अलावा भी कोशिश कीजिए क्या आपको कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर दिखाई दिया है? देखो ये तो आपने ऐसे वर्टिकली डाला था। ऐसे अगर अपन बात करना चाहें तो हॉरिजॉन्टली भी एक प्लेन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। ऐसे अगर अपन बात करना चाहें तो हॉरिजॉन्टली भी एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा, जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर जाएगा? कट। क्लियर? जब मैं आपको विजुलाइज करूंगा तब आपको चीजें क्लियर रहेंगी। देखो ये वाला, इसको मिरर इमेज कहां दिखाएगा? ये दिखा देगा। इसकी मिरर इमेज कहां दिखा देगा? यहां दिखा देगा। इसकी मिरर इमेज कहां दिखा देगा? यहां दिखा देगा। और इसकी मिरर इमेज कहां दिखा देगा? यहां दिखा देगा। मतलब इसके अंदर एक प्लेन और भी है। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट। मतलब इसके अंदर भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? अकायरल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? यस। किसी के अंदर n नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे लेवल पर ऐसी बातें कभी भी नहीं करेगा। क्लियर? अब देखना, बहुत बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लीजिए हमारे सामने कोई मॉलिक्यूल है जो कैसा है? प्लेनर। कोई मॉलिक्यूल हमारे सामने है जो कैसा है? प्लेनर। और प्लेनर मॉलिक्यूल अगर है, इसका मतलब उसके सारे एटम किसके अंदर लाई करेंगे? सेम प्लेन के अंदर। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसके सारे के सारे जो एटम्स हैं दे विल लाई इन द सेम प्लेन। आप बताइए क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्लियर? देखो ऐसे बीच वाला नहीं काटना, वो तो सबको दिखाई दे जाएगा। ये वाला तो ये तो है 100% है। लेकिन अगर अपन इसको कट करना चाहें तो क्या हम इसके दो बराबर हिस्से बना सकते हैं? यस, हम इसके दो बराबर हिस्से बना सकते हैं अगर हम इसको क्या करना चाहें? कट करना चाहें। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए, ये प्लेन लेकर आगे बढ़िए। ये प्लेन लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी इसकी विड्थ है, ये जो आपके सामने क्या है? इसकी विड्थ। मान लीजिए इसकी विड्थ ये कितनी हमारे सामने? ये है x। तो x/2 के दो मॉलिक्यूल बना सकते हो आप। कितने बना सकते हो? x/2 के। तो इक्वल हिस्से हो जाए मॉलिक्यूल के और दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना हो। दोनों एक दूसरे की एग्जैक्टली क्या दिखाई देने चाहिए? मिरर इमेज। तो ये मॉलिक्यूल हमारे सामने कैसा है? प्लेनर। मेरी एक बात को अपने दिमाग में उतार लेना, अगर कोई मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर, तो उसके अंदर 100% प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्रेजेंट। एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर? अब मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूं, देखना कितनी फर्जी बातें आपने जीवन में पढ़ी है। बताइए इंग्लिश का ए अल्फाबेट है, इंग्लिश का ए अल्फाबेट के बारे में क्या ख्यालात है? क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? कौन सा? वर्टिकल। यहां पर आपने ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल दिया है। क्लियर? अगर आपने कभी सही तरीके से अल्फाबेट ए बनाया हो
तो हो सकता है आपने कभी इस प्रकार से ट्राई किया हो, ऐसे हो सकता है आपने कभी इस तरीके से ट्राई किया हो, ऐसे गलती से कभी जिंदगी में इस प्रकार से ए बनाने की कोशिश की हो, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट ए क्या होता है, प्लेनर। क्या होता है, प्लेनर। उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, विड्थ होती है कि नहीं होती है। ये हमारे सामने, अबे घर पे आते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट लिखे हुए बच्चे जिनसे खेलते रहते हैं, ये प्लेनर है कि नहीं है। और प्लेनर है तो आप x बाई एक्स डिस्टेंस का ले आना, उसको कितने के बना देंगे, x बाई 2 के 2a बना कर दे देंगे। क्लियर। इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है वो प्लेनर होते हैं, एंड एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे बताओ पी अल्फाबेट के बारे में क्या ख्याल आता है, बोल देते हैं पी अल्फाबेट में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, फर्जीवाड़ा है। क्यों नहीं है, अगर प्लेनर है तो होगा, इसकी कुछ ना कुछ तो विड्थ होगी। तुमने जीवन में कभी ना कभी इस प्रकार से इसको जरूर बनाने की कोशिश की होगी, इस प्रकार से कभी ना कभी आपने इस पी को बनाने की कोशिश की होगी। ये देखो कुछ ना कुछ इसकी क्या दिखाई देगी आपको, विड्थ ऐसे दिखाई देगी कि नहीं देगी। और अगर ये ऐसा है तो हम इसको इसकी तरह काट देंगे, 2 पी बना देंगे इससे। कितने पी बना देंगे, 2। ऐसे ही आपसे पूछे इंग्लिश का अल्फाबेट आर, पता नहीं कैसे कैसी बातें करते रहते हैं कि आर के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। काहे की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर आपने जिंदगी में सही तरीके से इसको बनाने की कोशिश की हो तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे सामने बनकर आते हैं। इनके अंदर विड्थ होती है कि नहीं होती है, यस। तो इसको भी अगर ये x विड्थ का है तो x बाई 2 से बना देते हैं। क्या हो गया, ऐसे b को दिखा देते हैं ये कि यस b में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे c में दिखा देते हैं यस c में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इंग्लिश का हर अल्फाबेट के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, रीजन बीइंग वो प्लेनर होता है। तो ये सारे फर्जी एग्जांपल हैं, इससे बढ़िया तो बड़ी एग्जांपल से समझिए। आप जिंदगी के कुछ रियल एग्जांपल्स आने वाले हैं और आपको बताना है क्या उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। आपकी जनरल नॉलेज काम आएगी, कितनी क्या काम आएगी, जनरल नॉलेज। क्लियर। आपको बताना है जो जिंदगी में आपने साइकिल चलाई है क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, साइकिल है चलाई है साइकिल जिंदगी में, राक्षसो कौन सी साइकिल चलाई है। हाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे काट दे, बिल्कुल बीच से, एक पेडल के सामने दूसरा पेडल होता है क्या, ये कौन सी साइकिल है जिसके दोनों पेडल एक साथ होते हैं ऐसे, ये तो देखो चलाई है साइकिल। साइकिल चलाते हैं तो एक पेडल नीचे की साइड और दूसरा पेडल, और साइकिल को बीच से काटते हुए जाओगे तो इधर ऊपर वाले पेडल के सामने उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। हाँ ये देखो, घंटी तो बाद में जाएंगे, घंटी बिना घंटी की भी आ सकती है। कुछ बोलेंगे मेरी वाली साइकिल पे घंटी नहीं है, चलिए चलिए, नहीं 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 नहीं, और एग्जांपल लेते हैं। हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं आपको एक हॉकी लाके दूंगा, उसके 2 बराबर हिस्से करके ले आना। तुमने जिंदगी में हॉकी भी नहीं खेली है राक्षसों, दिमाग से पैदल लोगों। हॉकी जो होती है ना, एक साइड से तो ऐसे चपटी होती है और एक साइड से ऐसे यूं घुमाव होता है, उसके अंदर मोटी होती है। जिस साइड से खेलते हैं वो चपटी होती है, और उसके पीछे की साइड से क्या होता है, कर्व बना होता है। 2 बराबर हिस्से कैसे कर दोगे उसके, ये तो तुम बढ़िया ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल देखो, रियल मॉलिक्यूल्स में तो तुम्हें कुछ भी। अच्छा इस फैन में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट है क्या, पक्का कद्दू है इसमें। फैन की जो ब्लेड होती है वो ऐसे होती है, हाँ तो काट दो, ऐसे काट दो। फैन की जो ब्लेड है वो एक प्लेन में ही तिरछी होती है, फैन की ब्लेड हमेशा। गौर से देखो इसमें बेंट आया हुआ है, हर फैन की ब्लेड में क्या रहता है, बेंट होता है। तो आप इसको हाँ सीधा करके काट देंगे। जो रियल मॉलिक्यूल है उसी की बात करते हैं। अगर सारी पंखुड़ियां सीधी कर दी तो हवा नहीं देगा ये, फिर तो घूमेगा ही घूमेगा। तो रियल लाइफ के एग्जांपल में तो आप बोल चुके हैं टें। अब आ जाते हैं वापस केमिस्ट्री की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं, केमिस्ट्री की तरफ। मॉलिक्यूल हमारे सामने है BF3, ध्यान से सुनना भाई, BF3 हमारे सामने, इसके अंदर बताना है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो ये मॉलिक्यूल है प्लेनर। प्लेनर का मतलब है ऑल द एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अब ये मत देखना इस पर B लिखा हुआ है या इस पर F लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो उस पर नोटेशन दी गई है, एटम के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। तुम्हारे माथे पर लिखा रहता है ना तुम्हारा नाम, तो ये तो नोटेशन है कि ये फ्लोरीन है, ये कौन है, बोरोन है। एटम के ऊपर कुछ नहीं होता है, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है
यस, ध्यान से सुनना। इसके अंदर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए, अगर अपन इसको इस प्रकार से कट करते हैं, इस प्रकार से, ये प्लेन हमारे सामने निकल गया यहां से ऐसे, ये प्लेन, इसका मतलब ये दोनों लाइनें जो है ना, ये आगे पीछे ही हैं। कैसे हैं? आगे पीछे, क्योंकि आप जानते हैं ये मॉलिक्यूल किस में है, 3D में, और हम बातें कर रहे हैं 2D में। तो ये वाला जो प्लेन है, ये देखो कहां कहां से निकलेगा। ध्यान से सुनना, अब कॉन्सेप्ट शुरू हो गए हैं, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू हो जाएगा आपका। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यस, आप बताइए किस किस एटम के थ्रू निकला है? ये गया है एक फ्लोरीन और एक बोरोन के थ्रू। जिस एटम के थ्रू ये गया है उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि एटम्स की जो शेप होती है वो होती है स्पेरिकल, और उसको दो हेमिस्फेयर में कट कर जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो एक हेमिस्फेयर ऊपर की साइड बना हुआ दिखाई देगा, एक हेमिस्फेयर नीचे की तरफ। यहां पर भी एक हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ, एक हेमिस्फेयर नीचे की तरफ। तो जिस भी एटम से, शानदार बात बता रहा हूं, जिस भी एटम से प्लेन गया है आपका, जो आपने इमेजिन किया है, उन एटम की टेंशन छोड़ देना। वो कट गए हैं बराबर, उनके अंदर मिरर इमेज बन चुकी है। जो नहीं कटे उनको संभालो। अब बताओ, क्या ये फ्लोरीन को फ्लोरीन की मिरर इमेज दिखा रहा है? यस, ये दोनों फ्लोरीन के थ्रू मॉलिक्यूल के, यहां प्लेन नहीं निकला, लेकिन फ्लोरीन की मिरर इमेज क्या बनी हुई है? फ्लोरीन। इट मींस इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। डिक्लेयर किया जाता है क्या? यस, ये मॉलिक्यूल डिक्लेयर किया जाता है अकायरल। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनते रहना। क्या यही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। देखिए, हर प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा अवेलेबल होता है, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो एक प्लेन ऐसा आएगा जिसमें वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये पूरा मॉलिक्यूल किसके अंदर लाई कर रहा है? मान लीजिए ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा बोर्ड के प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, वर्टिकल प्लेन के अंदर। किसके अंदर लाई कर रहा है? वर्टिकल प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। ध्यान से सुनना, और हम इसके अंदर वर्टिकल प्लेन ही लेकर आ जाएं। कौन से वाला प्लेन? वर्टिकल, ये वाला। पूरे सारे के सारे एटम्स किस पे चिपके हुए हैं? बोर्ड पे। और यहीं से एक प्लेन ले, तो सबसे पहले बताओ, फ्लोरीन दो बराबर हिस्सों में कटेगा? यस, क्योंकि एटम स्पेरिकल शेप का होता है, दो हेमिस्फेयर बन जाएंगे उसके। फिर आगे बढ़े तो जो बोरोन है वो कटेगा। यस, फिर आगे बढ़े तो फिर हमारे सामने दोनों फ्लोरीन कटेंगे। इफ ए मॉलिक्यूल इज प्लेनर देन इट विल ऑलवेज हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। विच प्लेन? मॉलिक्यूलर प्लेन। यानी कि जिस प्लेन के अंदर मॉलिक्यूल लाई करता है ना, उसी प्लेन के अंदर आप एक प्लेन इमेजिन कर सकते हो जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा होगा? कट कर रहा होगा। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर उसको क्या दिखा रहा होगा? उसकी मिरर इमेज। अगर आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो देखिए, ऐसा कोई प्लेन होगा जो जहां से इनके थ्रू क्या हो रहा होगा? पास, ऐसे। ये वाला जो प्लेन है, इसके अंदर जो आपका फ्लोरीन एटम होगा वो आधा ऊपर की साइड कटा हुआ होगा, आधा नीचे की साइड। यहां पर भी जो आपका ये एटम होगा, आधा ऊपर की साइड, आधा नीचे की साइड। यहां पर भी जो एटम होगा, आधा ऊपर की साइड, आधा नीचे की साइड। यहां पर भी जो एटम होगा, आधा ऊपर की साइड, आधा नीचे की साइड। क्लियर? ऐसा प्लेन अगर अपन डाल देते हैं तो पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। मींस एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब फेंकेगा आपके सामने स्टेटमेंट, और जब स्टेटमेंट फेंकेगा ना, पानी पानी कर देगा तुम्हें। पहली स्टेटमेंट, एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो पीओएस है। राक्षस ये लिख रखा, प्लेनर है तो पीओएस है, और पीओएस है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट्स ऑल। ये होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो गए तो जरूरी नहीं है जो कन्वेंशनल क्वेश्चन आप पढ़ते हो वही पूछा जाए, थोड़ा सा घुमाएगा और तुम गोल गोल घूम जाओगे। छापिए, आगे बढ़ूंगा। डायग्राम सारे बनाने हैं, सारे विजुलाइज करने हैं आपको। ये बात ध्यान रखना, प्लेनर है तो पीओएस है, प्लेनर है तो पीओएस है। कौन सा पीओएस आएगा? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे आप स्लाइस कट का नाम भी देते हैं। कितने प्लेन हैं कभी भी हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमें केवल एक ढूंढना है। कितना ढूंढना है? एक। दैट्स ऑल। हमें टोटल काउंट नहीं करने हैं।
अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपका जो चप्पल होता है उसकी मिरर इमेज कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब चप्पल को दो बराबर हिस्सों में कट नहीं कर सकता, ट्राई करना। सल्टा दिया है क्या? आज में सल्टा दोगे? सॉलिड स्टेट वाली सारी फील यही ले रहे हैं राक्षस, क्यूब बना बना के बढ़िया तरीके से। तो जिंदगी में प्रोग्रेस मत करने देना मेरे को। ऐसा तो नहीं बोल सकता था कि सर नहीं खरीद ली क्या। ये देखो पॉजिटिव थिंकिंग थी, पुराने वाली बेच दी क्या? क्योंकि आपके हालात देखकर लगता नहीं आप खरीद सकते हैं। सुलटा दिया है क्या? टैगलाइन लिख देना, प्लेनर है तो पीओएस है, प्लेनर है तो पीओएस है। ये शानदार बात आपको बताइए। आप इसको इनऑर्गेनिक में भी फिट कर सकते हैं। BF3 मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की भी हम बात करते हैं, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। एक सिमेट्री एलिमेंट के होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, कायरल। वो कौन से होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो लिखा ही नहीं हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट बताइए, हमारे सामने है CO2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है, CO2। आप जानते हैं CO2 मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो CO2 मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर। और अभी हम पढ़ कर आए हैं प्लेनर है तो पीओएस है। तो क्या CO2 मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है? CO2 मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है? ये तो एटम जो बड़े बड़े बनाए हैं ये तो स्पेरिकल है, और ये उसका नोटेशन है, कार्बन को C से लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O से लिखा जाता है। इसके अंदर आपको एटलीस्ट दो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे, दो। एक तो आप जानते हैं प्लेनर है तो मोलिकुलर प्लेन ही आ जाएगा। मोलिकुलर प्लेनर की बात करना चाहें तो जिस प्लेन के अंदर ये लाई कर रहा है वही वाला प्लेन अगर अपन ले ले तो ये मॉलिक्यूल को बराबर दो हिस्सों में क्या करता हुआ निकल जाएगा, कट। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन अगर आप पास करोगे तो ऑक्सीजन के दो बराबर हिस्से, कार्बन के दो बराबर हिस्से और ऑक्सीजन के दो बराबर हिस्से। उसके अलावा एक प्लेन आपके सामने और भी है जो इसको कट कर सकता है, ये रहा, कार्बन के थ्रू। अगर हम केवल वो प्लेन किसके थ्रू पास कर दें, कार्बन के थ्रू, तो ये वाला प्लेन भी मॉलिक्यूल को उसकी मिरर इमेज दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है, मिरर इमेज। गौर से देखिए, ये जो आपका कार्बन एटम है इसमें दो हेमिस्फेयर बन जाएंगे इस प्रकार से। जहां से प्लेन गुजरेगा उसकी तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, दो हेमिस्फेयर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। यहां से ये ऑक्सीजन की मिरर इमेज क्या दिखा देगा, ऑक्सीजन। ये देखिए, क्लियर। इट मींस इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, अकायरल। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये सेंटर में कौन है, कार्बन, यहां पर कौन है, ऑक्सीजन, और वहां पर कौन है, ऑक्सीजन। तीनों एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, यस, ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन। इसी में आप ऐसे देखेंगे तो ये ऑक्सीजन को दो बराबर हिस्सों में कट कर देगा, आधा हेमिस्फेयर ऊपर आधा हेमिस्फेयर नीचे। कार्बन में भी आधा हेमिस्फेयर ऊपर आधा हेमिस्फेयर नीचे, ऑक्सीजन में भी आधा हेमिस्फेयर ऊपर आधा हेमिस्फेयर नीचे। आपको ऐसे इमेजिन करना ही पड़ेगा। इट मींस इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर हमसे कोई पूछे CO2 मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्याल आता है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव डेफिनेटली। क्या होगा, इनएक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं। और पहला मॉलिक्यूल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आता है। ट्राइंगल से शुरू करेंगे। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है H, यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है Cl, यहां पर अगर अपन बात करें तो लगा हुआ है H, और यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है Cl। यहां पर मैंने लगा दिया है कौन, फ्लोरीन, और यहां पर मैंने लगा दिया है कौन, क्लोरीन। और हमसे पूछा गया है क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखिए सबसे पहले अगर आप इसको ऐसे कट करने की सोच रहे हैं तो आप दिमाग से पैदल हैं। क्यों, क्योंकि इनकी मिरर इमेज आपको कहीं ऊपर मिलेगी ही नहीं। ऐसा कोई प्लेन ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर। जब भी आपके सामने ओड मेंबर्ड रिंग होगी ना तो ऐसे कभी कट मत करना, ओड मेंबर्ड रिंग में ऐसे कभी भी कट मत करना। ओड मेंबर्ड रिंग में जो भी प्लेन निकलेगा एटलीस्ट उसको एक एटम से होते हुए जाना पड़ेगा, एटलीस्ट एक एटम के थ्रू क्रॉस करना ही पड़ेगा। केवल बॉन्ड बॉन्ड को काटकर ओड मेंबर्ड रिंग में आप नहीं ला सकते, ऐसा खेला कभी नहीं हो सकता है। मैं बहुत बहुत ही कॉमन बात बता रहा हूं जो तुम करते हो और कभी दिमाग पर आपने जोर भी नहीं डाला है। क्लियर। यानी कि आप जो भी प्लेन पास करेंगे वो एक एटम के थ्रू पास होना
चाहिए। जैसे अगर हम ये वाला प्लेन यहां पर डालते हैं, ये वाला, तो आपको क्या लगता है ये प्लेन एक मिरर का काम कर सकता है? क्या ये प्लेन एक मिरर का काम कर सकता है? कितने लोगों को लगता है कर सकता है? काफी कम लोगों को लगता है। और हालांकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे सामने है, यानी कि इसने मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया है, कर। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर मिरर, ये मिरर है, तो बताओ यहां पर कार्बन है कि नहीं है? गौर से सुनना, इस कार्बन की मिरर इमेज ये बना दिया कार्बन। क्लियर? यहां पर बताइए हाइड्रोजन किस पर है? वेज पर। तो वेज की मिरर इमेज वेज ही बनाएगा जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन वेज पर है, यहां पर भी हाइड्रोजन कहां पर है? वेज पर। यहां पर क्लोरीन कहां पर है? डैश पर। यहां पर भी क्लोरीन क्या है? डैश पर। ये देखो ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज बनती जा रही है, जाने की नहीं जा रही है? अब मुद्दे की बात है सर, यहां वहां हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें आपने मॉलिक्यूल को विजुलाइज नहीं किया है। अगर आप मॉलिक्यूल को विजुलाइज करते तो आपको ये क्लियरली यहां पर दिखाई देता कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलिए हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे और सारी बातें करेंगे। जब तक तुम छापो, बातें नहीं। चलिए देखिए, मॉलिक्यूल को थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। आप मॉलिक्यूल को देख कैसे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम इसमें इस प्रकार से बात करें, ये है मॉलिक्यूल आपके साथ। देखिए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, वेज पर अगर अपन बात करें कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। डैश पर कौन है? क्लोरीन, क्लोरीन। हमने प्लेन कहां से पास किया है? ये वाला प्लेन पास किया है, ये वाला। तो ये बिल्कुल बॉन्ड के बिल्कुल बीच से जाएगा, बॉन्ड के बिल्कुल बीच से जाएगा, तो हाइड्रोजन को मिरर इमेज उसकी हाइड्रोजन दिखाई देगी, क्लोरीन को मिरर इमेज उसकी क्लोरीन दिखाई देगी। उसके आगे ये ऐसे जब निकलेगा तो बताइए सबसे पहले कौन कटेगा? पर्पल। क्या पर्पल एटम उसके रास्ते में आएगा? यस। और एटम कैसे होते हैं? स्फेरिकल, तो इसके दो हेमिस्फेयर बना देगा। फिर कौन कटेगा? ब्लैक, ब्लैक वाले के भी दो हेमिस्फेयर बन जाएंगे। फिर कौन कटेगा? येलो, येलो इस प्रकार से आपकी तरफ कर दिया है। तो ये प्लेन बेटा इस प्रकार से निकल कर आया है। तो आप देखिए पर्पल, ब्लैक और अगर अपन बात करना चाहें येलो, तीनों कटेंगे। और जिनके थ्रू प्लेन गया वो दो हेमिस्फेयर के अंदर कट हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे इस प्लेन को गुजारता हूं तो आपसे पूछा जाए ये प्लेन कितने एटम्स के थ्रू पास हुआ है? 3। कितने एटम्स के थ्रू पास हुआ है? 3। यानी कि इस कॉर्नर के थ्रू पास गया है। अब ध्यान से सुनना, इस कॉर्नर के थ्रू ये प्लेन पास हुआ है क्या? यस। तो जिस कॉर्नर के थ्रू प्लेन पास होगा उस कॉर्नर पर लगे हुए एटम्स की टेंशन आपको जिंदगी में कभी नहीं लेनी। जैसे ये इस कॉर्नर के थ्रू पास हुआ है, यस। आपको देखने पर ऐसा लगा एक साइड एफ है एक साइड सीएल है, ऐसा नहीं है। ये तीनों के थ्रू गया है, कार्बन के थ्रू भी गया है, एफ के थ्रू भी गया है और सीएल के थ्रू भी गया है। तो जिस कॉर्नर से प्लेन पास हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिस कॉर्नर से प्लेन क्या हो जाए? पास, उस कॉर्नर पर लगे हुए एटम की टेंशन लेना ही मत। वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बन चुके हैं, क्योंकि ये तीनों के थ्रू पास होगा। जो नहीं कटे ना एटम्स, उनकी हमें टेंशन लेनी है। क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी है? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से विजुलाइज कर लीजिए। ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल है, लेकिन ये 2D में दिखाए नहीं जा सकते ऐसे। आप बताइए कभी 2D में दिखा सकता हूं कि एक के नीचे दूसरा आ जाए? कभी नहीं दिखाया जा सकता। हालांकि मैंने आपको बताया था वेज और डैश का प्लेन क्या होता है? सेम। तो आप बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन सेम प्लेन में क्या अपोजिट में है? सेम में। और वही तो प्लेन लेकर आए हम, तो कट जाएगा अपने आप। जैसे ही हम इसको ऐसा लेकर आएंगे तो ये पर्पल, ब्लैक और येलो तीनों कटेंगे। तो इनकी टेंशन नहीं लेने, जो नहीं कटे केवल उनके बारे में सोचना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने आने वाला है। आपको दिमाग चलाना है और बताना है क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं।
बहुत ही बेसिक एग्जांपल आप लोगों के बीच में रहेंगे, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स। यहां पर लगा कर दिया है मैंने फ्लोरीन, यहां पर लगा कर दिया है मैंने क्लोरीन, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें वेज पर है H, डैश पर है Cl, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें वेज पर है Cl और डैश पर है H। आपको देखना है क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए अगर अपन ये वाला प्लेन डालते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, तो जिस कॉर्नर के थ्रू ये प्लेन गया है उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप सोचना नहीं है उसके बारे में, ठीक है सर। अब इन दोनों के बारे में सोचो, ये जो एटम है इसकी मिरर इमेज यहां बनेगी, यस। ये देखो मिरर की खास बात होती है सेम डिस्टेंस पर इमेज बनाता है, तो इस कार्बन की इमेज ये बना दी उसने, बहुत बढ़िया है। आप बताइए यहां पर वेज पर कौन है Cl और यहां पर वेज पर कौन है हाइड्रोजन, ये कैसा मिरर हुआ भाई। क्लोरीन को मिरर इमेज क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन, मतलब मिरर के सामने आप खड़े हो इमेज किसी और की बना दी है। ऐसा काम तो तिलिस्मी मिरर ही कर सकता है। मान लीजिए आपके रूम वाला रात को ऐसा काम करने लग जाए मिरर, तो मुंह धो के आपने देखा इमेज किसी और की बन गई है, तो ये केवल तिलिस्मी मिरर कर सकता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमें ऐसे कट करने की कोशिश की, गौर से सोचते रहना मेरी बात को, मैंने आपको पहले भी बोला था ओड मेंबर्ड रिंग में एटम के थ्रू प्लेन जरूर जाना चाहिए, ओड मेंबर्ड रिंग में एटम के थ्रू प्लेन जरूर जाना चाहिए, वरना दो बराबर इसे सोच भी नहीं सकते आप। अब सोचो इस कॉर्नर की टेंशन लोगे नहीं, ना इसकी टेंशन लेंगे, ना इस पर लगे हुए एटम्स की टेंशन लेंगे, जो नहीं कटे उनके बारे में सोचो आप सर। देखो यहां पर डैश पर कौन है Cl, यहां भी बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन F की मिरर इमेज क्या दिखा रहा है H, ये फिर से तिलिस्मी मिरर के काम होते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने बताइए क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए Cl कहां पर है वेज पर, और उसकी इमेज क्या बना रहा है डैश, हो ही नहीं सकता, क्लियर। और H की मिरर इमेज क्या दिखा रहा है आपको, यहां पर डैश पर H, उसकी मिरर इमेज क्या दिखा रहा है Cl, और Cl की मिरर इमेज क्या दिखा रहा है F, वेज की इमेज बनती है डैश की डैश बनती है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। इसके अलावा एक प्लेन और सोच सकते हो आप, ये तीनों एटम्स एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ये तीनों एटम्स एक ही प्लेन के अंदर क्या कर रहे हैं, लाई। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मैंने बोला था कि 3 एटम्स ऑलवेज लाई इन ए सिंगल प्लेन, तो ये साइक्लोप्रोपेन के तीनों कार्बन एटम सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। क्या हम कोई ऐसा प्लेन ले जा सकते हैं, कोई ऐसा प्लेन ले जा सकते हैं जो तीनों कार्बन के थ्रू पास होता हो। हाँ ऐसा प्लेन बिल्कुल जा सकता है जो तीनों कार्बन एटम के थ्रू पास होगा। ये तीनों कार्बन एटम, ध्यान से सुनना, ये तीनों कार्बन एटम कहां पर लाई कर रहे हैं, ये तीनों कार्बन एटम बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, तबियत से सुनना, खतरनाक बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये तीनों के तीनों एटम बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, कौन से वाले, कार्बन वाले। जो वेज पर है वो बोर्ड के प्लेन से बाहर है, और जो डैश पर है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर है। जो वेज पर है वो बोर्ड के प्लेन से बाहर है, और जो डैश पर है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर है। यू हैव टू इमेजिन दिस, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन बोर्ड पर चिपके हुए हैं। बताइए यहां पर कौन है वेज पर, क्लोरीन, और उधर डैश पर कौन है, हाइड्रोजन। यहां पर वेज पर कौन है, हाइड्रोजन, और डैश पर कौन है, क्लोरीन। यहां पर वेज पर कौन है, फ्लोरीन, और डैश पर कौन है, क्लोरीन। मैं ये वाला प्लेन लाना चाहता हूं बोर्ड के साथ। अगर मैं बोर्ड के साथ रहूंगा तो मेरे रास्ते में तीनों कार्बन आएंगे, केवल कौन आएंगे, कार्बन, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन बोर्ड के प्लेन से बाहर है, और हाइड्रोजन भी बोर्ड के प्लेन के बाहर है उस साइड। तो जैसे ही मैं यहां पर आगे बढ़ूंगा तो कार्बन के तो दो बराबर हिस्से होंगे, लेकिन आप बताओ इधर कौन है आपको, क्लोरीन, और क्लोरीन की मिरर इमेज क्या दिखेगी, हाइड्रोजन। ये कैसा प्लेन हुआ, तो ये वाला प्लेन भी नहीं हो सकता। इट मींस इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या हम इस मॉलिक्यूल को कायरल घोषित कर दे, नहीं, क्योंकि अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री बाकी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बिना हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरफ बढ़ेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस एक साथ लेंगे। लीजिए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कौन सा प्लेन, स्लाइस, गर्दनें तोड़ दूंगा, कुछ भी, स्लाइस स्लाइस, ये मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है।
स्लाइस कट हम बोलते हैं जब मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेनर, ऑल द एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। वर्ड सुन लेते हैं, वर्ड का ढंग से मतलब भी नहीं पता होता हमें। इसमें केवल और केवल ये कार्बन एटम सेम प्लेन के अंदर है, केवल और केवल ये कार्बन एटम्स जो हैं ये किसके अंदर हैं, सेम प्लेन के अंदर है। क्लियर, बाकी सारे एटम आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं। तो हमें कौन सा कट लगाना है, ऐसा प्लेन जो तीनों कार्बन के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, कार्बन के थ्रू। अब सबसे पहले सोचना, यहां पर वैस पर कौन है, ब्रोमीन, और डैश पर भी कौन है। इसको ऐसे इमेजिन करो, इस रिंग को, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। इमेजिन कर लिया। अब इस पर बताओ, इधर कौन है, ब्रोमीन, उधर कौन है, ब्रोमीन। ये वाला प्लेन आ रहा है, तो इस वाले प्लेन में जब निकलेंगे तो कार्बन तो दो हेमिस्फीयर में कट हो जाएगा। यहां पर वैस पर ब्रोमीन, डैश पर ब्रोमीन, एक दूसरे की मिरर इमेज। आगे बढ़िए, यहां पर कार्बन है, यस, बताइए वैस पर कौन है, फ्लोरीन, डैश पर भी कौन है, फ्लोरीन। तो ये कार्बन तो दो हेमिस्फीयर में कट हो गया, फ्लोरीन की मिरर इमेज फ्लोरीन, और ऐसे नीचे क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन। सो इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सा प्लेन, जो इस एटम और इन तीनों एटम्स के थ्रू पास होता हुआ जाएगा। सो इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देन मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एक्आयरन, देन मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एक्आयरन। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो अभी मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट बेसिक आइडिया दिया है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। सुलटा दिया। फिर क्वेश्चंस एक साथ आएंगे अपने पास, पीयूएस भी देखेंगे, सीयूएस भी देखेंगे, और बोलेंगे मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिखिए इसके अंदर, क्या मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर आपको दिखाई देगा, नहीं, कभी दिखाई नहीं देगा। क्या प्लेन आपको दिखाई दिया, नहीं, हमने खुद ने इमेजिन किया है, हमें इमेजिन करना ही पड़ेगा। लेकिन आप 15-20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा है या नहीं, परफेक्ट हो जाएगा मामला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। अपन 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी जितने भी डाउट है होल्ड करके रखना, जब अगली क्लास में पीओएस और सीओएस कंप्लीट हो जाए तब पूछना। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट लगाएंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट इज एन इमेजिनरी सेंटर, अंडरलाइन द वर्ड इमेजिनरी। इट इज एन इमेजिनरी सेंटर, it is an imaginary center through which it is an imaginary center through which if lines are drawn, if lines are drawn through which if lines are drawn, if lines are drawn, then they meet same atom, then they meet same atom, then they meet same atom at equal distance, then they meet same atom at equal distance but in opposite direction, but in opposite direction, through which if lines are drawn, then they meet same atom at equal distance but in opposite डायरेक्शन। कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल सेंटर, एक इमेजिनरी सेंटर जिसके थ्रू अपन लाइंस ड्रॉ करें तो हमें वो सेम एटम से मिलनी चाहिए, डिस्टेंस तो होनी चाहिए सेम बट डायरेक्शन होनी चाहिए ऑपोजिट। क्लियर। आप बताइए किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्या फेंक दो इस रूम में कितना सेंटर होगा, कॉमन सेंस नहीं लगाते हो तुम लोग। चलिए ये हमारे सामने है एक सर्कल, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि सर्कल में सेंटर होता है। सेंटर किसी के पास भी एक ही होता है और ये सेंटर ऑफ मास की तरह नहीं है जो आउटसाइड द मॉलिक्यूल लाई कर जाए। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज लाई इनसाइड द मॉलिक्यूल, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज लाई इनसाइड द मॉलिक्यूल। क्लियर। तो ये हमने सेंटर मान लिया। अब ध्यान से समझना, लेट्स सपोज इट्स रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हमारे सामने क्या है, 5 सेंटीमीटर है।
अब सुनना ध्यान से क्या कहा गया है। मान लीजिए इस सेंटर से आप 5 सेंटीमीटर इधर गए तो क्या मिलेगा आपको, सर्कमफेरेंस। उस सर्कमफेरेंस के ऊपर अल्फाबेट ए लिखा हुआ है। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ की है, 5 सेंटीमीटर पर ए आया। अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, इसी के अपोजिट 5 सेंटीमीटर पर, और मुझे भी क्या मिलना चाहिए, इंग्लिश का अल्फाबेट ए। इसे बोलते हैं इफ लाइंस आर ड्रॉन देन मीट सेम एटम एट इक्वल डिस्टेंस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। या इसी को ऐसे बोल देते हैं कि इसके थ्रू जब लाइन ड्रॉ की जाए तो सेम एटम के थ्रू पास होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। जैसे ये लाइन दोनों ए के थ्रू पास हो जाएगी। क्लियर। फिर मान लीजिए आप इधर निकल गए तो आपको क्या मिला, बी, और आप चिल्लाने लगे ये तो सेंटर नहीं है, क्योंकि मेरे को उधर क्या मिला था, ए, इधर क्या मिला है, बी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है जो तुझे मिला वो मुझे भी मिलना चाहिए। तो यहां पर आपको जाने पर बी मिला है और मैं भी आपके अपोजिट गया, मुझे भी क्या मिलेगा, बी। अभी तक मामला बिल्कुल सही चल रहा है। फिर मान लीजिए आप इधर निकल गए, आपको क्या मिला, सी। तो मैं कहां जाऊंगा, जस्ट आपके अपोजिट, मुझे भी क्या मिलना चाहिए, सी। फिर आप यहां पर गए तो आपको क्या मिला, डी। मैं भी आपके अपोजिट जाऊंगा, मुझे भी क्या मिलना चाहिए, डी। क्लियर। फिर मान लीजिए आप कहां निकल गए, यहां पर आपको क्या मिला, ई। मैं भी आपके अपोजिट गया, मुझे भी क्या मिला, ई। ऐसी इनफाइनाइट डायरेक्शन जहां आप सोच सकते हैं वहां पर आपको सब जगह सेम चीज मिलनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर, इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। अगर आपको एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल जाए जहां पर सेम चीज नहीं मिल रही हो तो वो सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं ना सेंटर से हर चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनता। ये हमारे सामने क्या है, एक और सर्कल है, वही रेडियस उसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे सामने आप यहां से यहां गए, आपको क्या मिला, डॉग। 5 सेंटीमीटर जाने पर डॉग मिला। मैं आपके अपोजिट गया, मुझे भी क्या मिला, डॉग। क्लियर। आपको क्या मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको मिलता है वो मुझे मिलना चाहिए। क्लियर। फिर आप इधर गए, मान लीजिए आपको क्या मिली, यहां जाने पर कैट। मैं इसके अपोजिट गया तो मुझे भी क्या मिला, कैट। क्लियर। अब तक मामला बिल्कुल सही चल रहा है। फिर मान लीजिए आप इधर निकल गए तो आपको क्या मिली, काऊ। मैं भी इधर गया तो मुझे भी क्या मिली, काऊ। हाँ, तुम्हारी पसंद नहीं पूछी जा रही है, राक्षस अपना अपना ऑर्डर दे रहे हैं। फिर मान लीजिए आप इधर गए तो आपको क्या मिला, इंग्लिश का अल्फाबेट ए, और मैं आपके अपोजिट गया तो मुझे क्या मिला, इंग्लिश का अल्फाबेट बी। आप बताइए क्या ये सेंटर कहलाएगा, नहीं। अब आप बोलोगे सर सब में तो मामला सही चल रहा था, एक तो ऐसी आई है ना, एक भी ऐसा डायरेक्शन मिल जाए जहां अपोजिट जाने पर सेम चीज नहीं मिले। यानी कि जब आप इसमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन इधर किससे पास होगी, बी से, और उधर किससे पास होगी, ए से। ये सेंटर नहीं हो सकता। बाकी सब में देखो दोनों साइड डॉग, कहां से पास होगी, कैट, काऊ, कहां से पास होगी, कैट। तो एक भी स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल जाए जो सेम एटम्स के थ्रू पास ना हो रही हो, इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। हमें लगता है कि इतने सारों में मिल गई, हमें उल्टा ढूंढना है। अगर एक भी ऐसा ढूंढ लिया जहां अपोजिट जाने पर सेम नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट। अब आते हैं हम रियल मॉलिक्यूल की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, रियल मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे। मान लीजिए आपके सामने ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ है H और यहां पर लगा हुआ है Cl। सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस। अबे पढ़ के आए हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस। तो मॉलिक्यूल का सेंटर कहीं बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। देखो इस सेंटर से इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, कार्बन। इस सेंटर से इधर गए तो भी क्या मिलेगा, कार्बन। मामला बिल्कुल बराबर चल रहा है। फिर इस सेंटर से आप इधर चले गए तो कौन मिलेगा, क्लोरीन। इस सेंटर से यहां जाओगे तो भी क्या मिलेगा, क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, फिक्स, सेम डिस्टेंस पर मिलेगी। यहां से यहां गए तो कौन मिलेगा, हाइड्रोजन। यहां से यहां गए तो भी क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। जितनी भी डायरेक्शन में हम जा सकते थे अपोजिट गए और हमें सेम एटम मिले। तो हम यहां पर डिक्लेयर करते हैं कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्यालात है, इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्यालात है या नहीं है। मैं तुम्हारी गर्दनें तोड़ दूंगा मंद बुद्धि लोगों, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, और थोड़ी देर पहले लाल पेन से लिखा था एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हैज ए प्लेन ऑफ, रायता की तरह फैल जाओगे तुम, चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इट मींस दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। ये मॉलिक्यूल अकायरल है। एक भी आ जाता सिमेट्री एलिमेंट पीओएस और सीओएस में से अकायरल बोल देते। ध्यान से सुनना, यहां पर हमारे सामने है Cl, यहां पर हमारे सामने है H।
यहां पर हमारे सामने है H, यहां पर हमारे सामने है Cl। सबसे पहले बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। बताइए क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? अगर तुम यहां जाओगे Cl और यहां जाओगे हाइड्रोजन, नहीं होगा। आपने अगर एक भी ऐसी डायरेक्शन पा ली है जिसमें अपोजिट नहीं मिल रहे, आपको अपोजिट अपोजिट जाने पर सेम चीज नहीं मिल रही, तो हम बोल देंगे इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री के क्या ख्यालात हैं? क्यों मॉलिक्यूल अभी भी कैसा है? प्लेनर। अगर ऐसे कट करोगे तो ये दो हिस्सों में, दो हिस्सों में, दो हिस्सों में, दो हिस्सों में, सबके हाफ हाफ हेमिस्फीयर हो जाएंगे। क्लियर? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी भी है। मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अकायरल। बताइए इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दोनों में गौर से देखिए, इधर भी H और Cl जुड़ा हुआ है, इधर भी H और Cl जुड़ा हुआ है, उसमें भी H और Cl और H और Cl जुड़े हुए हैं। पहली बात, दोनों अपोजिट कॉर्नर पर जुड़े हुए एटम्स क्या होने चाहिए? सेम। लेकिन सेम तो इसमें भी है ना सर, H और Cl, H और Cl इधर भी है। इतने से काम नहीं चलेगा। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, ये अगर अपन बात करें तो मुद्दे की बात अभी समझ में आ गई। अब इसको हटा दूं, ये छापने की चीज नहीं है, ये केवल समझने मात्र के लिए थी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए ये हमारे सामने कोई 4 मेंबर्ड रिंग दी हुई है। कैसी रिंग दी हुई है? 4 मेंबर्ड रिंग हमारे सामने दी हुई है, और हमसे पूछा गया है कि बताइए क्या ख्यालात हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, 4 मेंबर्ड रिंग को हम प्लेनर मानकर सारे आंसर देते हैं। जब भी आपके सामने 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग आएगी, हम प्लेनर मानकर ही आंसर देंगे। हालांकि हम जानते हैं कि इसकी नॉन प्लेनर कंफर्मेशन भी होती है। मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बता चुका हूं कि साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके 3 एटम तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, लेकिन जो चौथा एटम होता है वो होता है आउट ऑफ प्लेन। चौथा जो एटम होता है वो होता है आउट ऑफ प्लेन। देखिए ये तो रह गया प्लेन, डॉटेड लाइन से क्या दिखाया है? प्लेन। और चौथा एटम प्लेन से बाहर चला जाता है। कहां चला जाता है? बाहर। और ये लगभग यहां से, इसके प्लेन से 24 डिग्री ऊपर उठा हुआ होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ये कंफर्मेशन होती है इंटरकन्वर्टेबल। ये प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर बहुत रैपिडली क्या करता है? इंटरचेंज होता है। तो भले ही वो नॉन प्लेनर रखता हूं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सारे आंसर उसको प्लेनर मानकर देने वाले हैं। हम सारे आंसर उसको प्लेनर मानकर देने वाले हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो भगवान जाने आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखा होगा मॉलिक्यूल के अंदर। आधे ज्यादा जानते नहीं कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है। तो अब जब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल इज अज्यूम्ड टू बी प्लेनर, तब बातें होती हैं। क्लियर? चलिए अब इस पर बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने अप पोजीशन पर लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर लगा हुआ है F, यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर लगा हुआ है H और यहां पर लगा हुआ है F। क्लियर? मैं आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री सिखाना बता रहा हूं किसके अंदर? इवन मेंबर्ड रिंग के अंदर। किसके अंदर? इवन मेंबर्ड रिंग के अंदर। ध्यान से सुनना, इवन मेंबर्ड रिंग हमारे सामने है। कैसी रिंग है? इवन मेंबर्ड रिंग हमारे सामने है, इस पर हम बातें करने वाले हैं। देखिए सेंटर कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा। यस 100%। अगर इस सेंटर से मैं ऊपर की साइड जाऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा? क्लोरीन। और इस सेंटर से मैं ऊपर गया तो तुम कहां जाओगे? नीचे। क्या मिलेगा? क्लोरीन। मामला बिल्कुल सही है सर। इस सेंटर से अगर मैं नीचे की साइड जाऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। और इस सेंटर से आप ऊपर की साइड जाओगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। मामला बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है सर। क्लियर? नेक्स्ट, अगर इस सेंटर से, ध्यान से सुनना, मैं नीचे की साइड जाऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा? फ्लोरीन। और इस सेंटर से तुम ऊपर की साइड जाओगे तो क्या मिलेगा? फ्लोरीन। इस सेंटर से जब तुम ऊपर की साइड जाओगे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। मैं नीचे की साइड जाऊंगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर अब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस। अब ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्राइम कंडीशन इन इवन मेंबर्ड रिंग, ये एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर है। ये वाले, ये दोनों कॉर्नर एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। ये अपोजिट कॉर्नर पर पहली बात, लगे हुए एटम क्या होने चाहिए? सेम। देखो यहां पर कौन लगा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहां पर भी कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। यू गॉट द पॉइंट? यस। पहली कंडीशन, अपोजिट कॉर्नर पर लगे हुए एटम्स सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दे मस्ट बी इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। दे मस्ट बी इन ट्रांस। यहां पर Cl कहां पर है बताइए? अप। और वहां पर Cl कहां है? डाउन। यहां पर H कहां पर है? डाउन। तो वहां कहां होना चाहिए? अप। तभी सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा। यहां पर देखिए Cl कहां, सॉरी फ्लोरीन कहां पर है? अप। तो यहां कहां होना चाहिए? डाउन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर डायगोनल है। क्लियर? यहां पर H कहां पर है? डाउन। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अप।
यानी कि हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं ये हमारे सामने ये मॉलिक्यूल दोबारा से है, ऐसे भी लिख कर दे सकता है वेज एंड डैश के अंदर। ये समझना यहाँ पर सीएल कहां पर है, वेज पर, तो बताओ उधर सीएल कहां पर आना चाहिए, डैश पर। अभी तक मामला बिल्कुल सही चल रहा है। यहां पर अगर फ्लोरीन कहां पर है, वेज पर, तो यहां पर फ्लोरीन कहां पर आना चाहिए, डैश पर। अगर ऐसा होगा तो 101% इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई देगी। ये होते हैं बेटा अपोजिट कॉर्नर, डायगोनल बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, डायगोनल। एक ही कंडीशन है, अपोजिट कॉर्नर पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप्स क्या होने चाहिए, सेम, बट दे मस्ट बी इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। देखो ट्रांस में होने ही चाहिए, अगर सिस में होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं दिस मॉलिक्यूल कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, अप डाउन लिख दे या वेज डैश लिख दे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको छापेंगे, फिर एक रियल मॉलिक्यूल के थ्रू भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप सुलटा दीजिए एक बार इसको। अगली क्लास में पीयूएस और सीयूएस दनादन दनादन चलेगी। कल पूरा दिमाग में क्लियर करके आना है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो पढ़ाया है। और भी कुछ गंदगी चल रही है राक्षस दिमाग में। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, टाइम नहीं है अपने पास। अब अगली क्लास में चलेंगे क्वेश्चंस दनादन दनादन। सबसे मुश्किल पार्ट होता है इसमें पीयूएस और सीयूएस देखना, और ये आपके सामने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं इसमें पहले कायरलिडी सेंटर भी इंट्रोड्यूस करूंगा। क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, कायरलिडी सेंटर, और फिर आपको देखने में और भी आसानी हो जाएगी। आप ये लगेगा आपको कि इतनी बड़ी बेवकूफी में पहले कर कैसे सकता था। ये अगर ये बात मैंने पहले सोच ली होती तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड तरीके होते सोचने के, क्योंकि कायरलिडी सेंटर के थ्रू कभी पीओएस जाता ही नहीं है। अगर आपको ये पता लग जाएगा तो बड़ी आसानी से आप ऐसी बातें कर सकते हैं। सुलटा दिया है क्या, जल्दी से सुलटाएंगे। देखिए यही वाला मॉलिक्यूल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, गौर से देखिए, ये है हमारे सामने मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप देखिए जिन एटम्स को मैंने पकड़ा हुआ है वो एक दूसरे के कौन से हैं, अपोजिट कॉर्नर पर है कि नहीं है। देखो जिन एटम्स को मैंने पकड़ा है दोनों कॉर्नर्स पर लगे हुए एटम्स क्या हैं, सेम, पहली बात। दूसरी बात, दे आर इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अगर अपन यहां से सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें कौन सा एटम मिलेगा, ग्रीन। अगर इस सेंटर से नीचे की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा, ग्रीन। अगर मैं इस ग्रीन से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो सेंटर से होते हुए उस ग्रीन के पास हो जाएगी। इसका मतलब यहां से ये बिल्कुल मामला सही है, यहां से ग्रीन से जाएगी, फिर सेंटर से जाएगी, ऊपर भी ग्रीन से चली जाएगी। फिर सोचना अगर मैं यहां से व्हाइट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखो व्हाइट, तो ये पहले कहां से जाएगी, सेंटर, और फिर नीचे भी व्हाइट एटम के थ्रू पास हो जाएगी। मतलब इस कॉर्नर से परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रही है। फिर आ जाते हैं इस कॉर्नर पर, ये देखिए इस कॉर्नर पर आ गए हैं। यहां पर देखो, यहां पर लगे हुए अपोजिट कॉर्नर पर एटम्स क्या है, सेम। कौन है, ग्रीन एंड व्हाइट, एंड साथ में दे आर प्रेजेंट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यहां से अगर अपन ने लाइन पास की तो ये देखो कहां से निकलेगी, ग्रीन से, और नीचे भी ग्रीन से। यहां पर अगर ग्रीन अप है तो वहां ग्रीन का होना चाहिए डाउन, तभी आएगा सेंटर। और यहां पर व्हाइट कहां पर है, डाउन, तो वहां पर कहां होना चाहिए, अप, है कि नहीं है। इट मींस दिस मॉलिक्यूल कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल बच्चे पूछते हैं क्या सर सीओएस और पीओएस एक साथ आ सकता है, आ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये ले इस मॉलिक्यूल को ऐसे पीछे काट, इस मॉलिक्यूल को ऐसे पीछे काट, दो बराबर हिस्से होंगे कि नहीं होंगे। ये होते हैं मिरर, ग्रीन के सामने ग्रीन, व्हाइट के सामने व्हाइट, व्हाइट के सामने व्हाइट, ग्रीन के सामने, दो बराबर हिस्से हो जाएंगे।
तो पीओएस और सीओएस साथ आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने एक भी एटम पर अरेंजमेंट बदल दिया होता, एक भी एटम पर अरेंजमेंट चेंज कर दिया होता, तो देखना सेंटर ऑफ सिमेट्री मिसिंग होता। देखो इन दोनों अपोजिट कॉर्नर पर गौर से देखो, जिनको मैंने पकड़ा हुआ है, क्लियर। यहां पर लगे हुए एटम सेम तो हैं, बट दे आर नॉट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाइट और व्हाइट कहां पर आ गए? अप नहीं आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि जब अपन या व्हाइट से लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे ग्रीन से निकलेगी, सेम एटम के थ्रू पास नहीं हुई। या आप इस सेंटर से जब ऊपर आएंगे तो मुझे मिलेगा क्या? व्हाइट, और आप जब नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? ग्रीन। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज मिसिंग। यानी कि इवन मेंबर्ड रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री तभी होगा जब अपोजिट कॉर्नर पर लगे हुए एटम सेम हो एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में हो। किसमें हो? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। इस लाइन को लिख दीजिए। In even membered ring, center of symmetry will be present. In even membered ring, center of symmetry will be present. If atoms attached at opposite corners, are same, if atoms attached at opposite corners are same and having trans configuration, अपोजिट कॉर्नर पर लगे हुए एटम सेम भी होने चाहिए और ट्रांस में भी होने चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट लाइन लिख दो। इन ऑड मेंबर्ड रिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज एब्सेंट। इन ऑड मेंबर्ड रिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज एब्सेंट। अगर रिंग कैसी है? ऑड मेंबर्ड, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखकर खोपड़ा खराब ही नहीं करना है। आई बात समझ में? ये लीजिए, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए एक सिंपल साइक्लोप्रोपेन हमने ले ली है। क्या ले ली है? सिंपल साइक्लोप्रोपेन ले ली है। और अगर आपसे पूछा जाए क्या यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप खुद सोच लीजिए। मान लीजिए सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, क्लियर। तो इस सेंटर से बिल्कुल इसके प्लेन में गया तो कौन मिलेगा? कार्बन। प्लेन में चल रहा हूं, कौन मिलेगा? कार्बन, क्लियर। क्योंकि तीनों कार्बन सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अब इसके अपोजिट कितनी भी दूर चले जाओ कुछ नहीं मिलने वाला, क्लियर। तो इसके अपोजिट तो कुछ है और इसके अपोजिट कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऑड मेंबर्ड रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज मिसिंग होता है। चेक करके खोपड़ा खराब ना करें। ये देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है। अगर अपन यहां पर कहीं सेंटर मानेंगे तो इधर जाओगे तो कार्बन मिलेगा, इसके अपोजिट कोई कार्बन नहीं होता। तो ऑड मेंबर्ड रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज एब्सेंट। केवल क्या चेक करेंगे? पीओएस। केवल क्या चेक करेंगे? पीओएस। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बताइए अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, देयर इज नो सच एक्सेप्शन। अगर आपके दिमाग में पहले से हैं तो उनको डिलीट कर दीजिए। आपके दिमाग में भी ऐसे भी डाउट आएंगे, सिंगल कायरलिटी सेंटर वाले भी हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ये सारे फर्जीवाड़े हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ लोगों ने बनाई हुई स्टेटमेंट है जो रियलिटी से कोसों दूर है। अगर आपके दिमाग में कभी डाउट आए तो मुझसे बाहर आके पूछ सकते हैं।